दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र में जनादेश का खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कोलकाता से चेन्नई तक जिस प्रकार का कस्टम मेड प्रतीत होता हुआ या टेलर मेड दिखता हुआ जनादेश आया है, उस जनादेश को लोकतंत्र का चमत्कार कहा जाए या संस्थाओं के सहारे पाया गया इच्छित जनादेश डिजायर्ड मैंडेट कहा जाए, ये अब बहस का विषय बन चुका है। विमर्श के केंद्र में यदि संस्थाएं आने लगे, संस्थाओं की सूचिता आने लगे, तो फिर जनादेश का टेलर मेड हो जाना स्वाभाविक नियति लगता है। लेकिन इस नियति के दायरे से बाहर निकलकर और इसके आईने में यदि मौजूदा जनादेश को कोलकाता से चेन्नई तक व्याख्या करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो कई सारे सवाल उठने लाजमी है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते आखिर कैसे भाजपा को लगातार टक्कर और चुनौती देने वाले दलों के मुक्त भारत की बात वास्तविक रूप में अमल में लाई जा रही है। क्या वाकई ये एक सेट एजेंडे के तहत हो रहा है और इसके अंदर संस्थाओं की शुचिता को खत्म करते हुए जिस प्रकार से अपनी इच्छा अनुरूप जनादेश लिया जा रहा है, अब उस जनादेश के बाद 2029 की कल्पना सिर्फ कल्पना मात्र है या वाकई उसमें कुछ शेष बचता हुआ दिखाई देता है। एक एक कर कोलकाता और चेन्नई की चर्चा के पहले शुरुआत करना जरूरी हो जाता है। शुरुआत यदि तेलंगाना से करें तो सबसे पहले केसीआर को निपटाया गया। कांग्रेस सामने आई तो कांग्रेस के बराबर में 8 लोकसभा सीटें लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी तेलंगाना में मजबूत एंट्री करती हुई दिखाई दी। केसीआर के निपटाने के बाद अगला निशाना कहां पर था, तो साफ जाहिर होता है कि अगला निशाना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को निपटाए जाने का था। अरविंद केजरीवाल को निपटाए जाने के बाद की परिस्थितियों को देखें तो जहां दो राजनीतिक दलों और नेताओं का भविष्य एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर था, बिहार, वहां नीतीश कुमार को निपटाए जाने के साथ ही नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को निपटाने की प्रक्रिया को एक झटके में पूरा कर दिया गया। तो उसके आगे अब बचता क्या था? दरअसल इस बीच में एक और नाम आता है, नवीन पटनायक को निपटाए जाने का। नवीन पटनायक को भी राजनीतिक तौर पर निपटाया गया और वहां भी कमल खिलता हुआ दिखा। लेकिन कमल खिलने में जो सबसे बड़ी बाधा दिखाई दे रही थी वो तो कोलकाता था। बंगाल का मिजाज और बंगाल का जनमानस उदार वामपंथ के सहारे भारत में वामपंथी दलों के उभार के पहले ही अपनी झलक दिखा चुका वो वामपंथ कभी ममता बनर्जी के स्वरूप में एक उदार वामपंथ की इबारत लिखता हुआ नजर आया, तो कभी खुलेआम वामपंथ के साथ ज्योति बासु के नेतृत्व में खड़ा हो गया। उस बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीटें और 294 विधानसभा सीटों का ही मामला नहीं था। जिस प्रकार से जनादेश आ रहा है और आया है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिन 27 लाख वोटरों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोटिंग राइट से वंचित किया गया, वही 27 लाख वोटर टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हुए दिखे हैं। और जनादेश को कस्टम मेड क्यों माना जा रहा है, इसकी एक सीधी सीधी बुनियाद कोलकाता के जनादेश से पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहां गया पश्चिम बंगाल का 30% के करीब का अल्पसंख्यक समाज? कहां गया बांग्ला भद्रलोक की वोटिंग की ताकत? कहां गई महिलाओं की वोटिंग की ताकत, जिसमें सोशल वेलफेयर स्कीम बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम तक काम करती हुई दिखती है, लेकिन महिलाओं के लिए वही स्कीम पश्चिम बंगाल में काम करती हुई नहीं दिखती है, वही स्कीम स्टालिन के राज्य में काम करती हुई नहीं दिखती है। तो फिर इस परिस्थिति में इसे टेलर मेड या कस्टम मेड जनादेश नहीं कहा जाए तो आखिर कहा क्या जाए? और क्यों टेलर मेड या कस्टम मेड जनादेश कहने की नौबत आ रही है, जरा इसके पीछे की पूरी बुनियाद को देख लीजिए। अभी 1.5-2 साल पहले संसद एक कानून बनाती है, सत्ता में बहुमत की धौंस के बूते कानून बनवाया जाता है, सांसदों को मास स्केल पर पार्लियामेंट से सस्पेंड करके कानून बनवाया जाता है। और कानून दरअसल ये सामने आता है कि चुनाव आयोग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति रिटायर भी हो जाए तो उसके क्रियाकलाप के ऊपर कोई मुकदमा उसके जिंदा रहते नहीं चलाया जा सकता। इस तरह की व्यवस्था करने के पीछे क्या वही मानसिकता थी जिस मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन बंगाल में होता हुआ दिखा है? जिस तरह से 2,500 से ऊपर पैरामिलिट्री तैनात करना कि चुनाव में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिस तरह से
27 लाख से ऊपर वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोटिंग राइट से वंचित कर देना और सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा जाना कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे लेंगे, दरअसल जनादेश के साथ और लोकतंत्र की मूल भावना के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ कम से कम आजाद भारत के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था। लोकतंत्र में और खासकर सिस्टम यदि आपके कब्जे में हो तो सिस्टम के सहारे हासिल किया गया जनादेश मौजूदा दौर में यदि लोकतंत्र की नियति बनता जा रहा हो तो आगे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। बहुत आसान भाषा में कहें तो आपके हाथ में या किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में या किसी व्यक्ति के हाथ में अगर चुनाव आयोग चला जाए, किसी के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से न्यायपालिका उसके कहे अनुसार काम करती हुई दिखाई देने लगे और उसकी भावनाओं के अनुरूप फैसले देने लगे और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्वों के निर्वाह की जगह अगर सत्ता की कठपुतलियों में तब्दील होने लगे तो फिर लोकतंत्र के अंदर वैसा ही जनादेश देखने को मिल सकता है जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के वोटों के प्रतिशत और बीजेपी के वोटों के प्रतिशत के बीच का जो अंतर है, उस अंतर के सहारे चुनाव को जिस रूप में प्रभावित किया गया है और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जिस बात की चर्चा है वही चर्चा सामने से होती हुई दिखाई देती है। थोड़ा चेन्नई का रुख करें तो क्या दिखाई दे रहा है? चेन्नई में डीएमके की जगह टीवी के एक नई पार्टी आ रही है, अभिनेता विजय थलपति की। अब विजय थलपति के साथ दूसरी परिस्थितियां भी हैं। कई बार वो जांच एजेंसियों के निशाने पर भी आते हुए दिखे हैं। ये बात अलग है कि वो कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के खिलाफ तमिलनाडु के जनमत को और तमिलनाडु के मिजाज को देखते हुए वो खुलकर उनके साथ जा रहे हैं। फिलहाल टीवी के की जरूरत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को है भी नहीं, क्योंकि दिल्ली में उनके पास लोकसभा के अंदर सांसदों की संख्या 0 है। दिल्ली में वो नरेंद्र मोदी की किसी भी विधेयक पर मदद कर पाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के विकल्प के तौर पर उसे देखने की स्थिति तक तो नहीं जा रही है, या फिर इस उम्मीद में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी है कि टीवीके को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी डीएमके को डिच करे और डीएमके के पास बीजेपी के पास साथ आने के अलावा कोई चारा न बचे और फिर उसका इस्तेमाल, उसके 22 सांसदों का इस्तेमाल या उसके राज्यसभा सांसदों का इस्तेमाल लोकसभा और राज्यसभा में अपने बचे हुए एजेंडे को पूरा कराने के लिए किया जाए। कस्टम मेड जजमेंट फैसले के पीछे इसी तरह के लॉजिक दिए जा सकते हैं। यहां कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात मैं नहीं कर रहा, यहां लॉजिक की बात कर रहा हूं। जरा सोचिए, अगर टीवीके को अपने बूते राज्य की विधानसभा में बहुमत मिल जाता तो शायद वो राहुल गांधी के समर्थन की बात और कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं करती। लेकिन 4-5 सीटें यदि वो बहुमत से या 10 सीटें पीछे दिखाई दे रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी सीटें अगर पीछे है तो कांग्रेस पार्टी डीएमके का साथ छोड़े और टीवीके के साथ खड़ी हो जाए। ये बुनियाद इस टेलर में जजमेंट में तो नहीं रख दी गई। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों पर मौजूदा दौर में चर्चा लाजमी हो जाती है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच 2029 कैसा होगा और 2029 के पहले 2027 का यूपी का चुनाव कैसा होगा, ये सवाल भी अब सबके सामने आ रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर जनता अब उम्मीद छोड़ती हुई दिखाई दे रही है, किसी पार्टी के जीतने या हारने से नहीं, सत्ता के सामने, सिस्टम के सामने, संस्थाओं के कमजोर पड़ जाने से और लोकतंत्र की मूल भावना के रसातल में जाने की परिस्थितियों को अपनी आंखों के सामने देखते चले जाने से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी ने चाहा वो बिहार में हुआ, जो बीजेपी ने चाहा वो बंगाल में हुआ, जो बीजेपी ने चाहा वो दिल्ली में हुआ, जो बीजेपी ने चाहा वो तमिलनाडु में हुआ, जो बीजेपी ने चाहा वो असम में हुआ और जो बीजेपी ने चाहा उसके पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हुआ। इस तरह से यदि टेलर मेड फैसले आ रहे हैं तो लखनऊ की चर्चा 2029 के पहले यदि हम करते चले तो क्या निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव है या निशाने पर वो विकेट भी है जिसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जिस विकेट को गिराया जाना बीजेपी की गुजरात लॉबी के लिए अब लाजिमी हो चला है। आमतौर पर यह माना जाता था कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की महत्वाकांक्षाओं को चेक एंड बैलेंस करने के लिए लखनऊ और मुंबई में अपने बड़े मजबूत सिपाही तैनात कर रखे हैं।
योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। अब लखनऊ वाले सिपाही को क्या अब धीरे से विदाई देने का वक्त आ गया है? जनमत के आश्रय उन्हें पर्ची थमाकर उनके नाम से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कराने की परिस्थितियां बनाई जाएंगी, क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से पूरी बिसात अमित शाह के इर्द गिर्द बिछाई गई, अब बाधा सिर्फ लखनऊ ही दिखाई दे रहा है। मुंबई भी उतनी बड़ी बाधा नहीं है, देवेंद्र फडणवीस भी उतनी बड़ी बाधा बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स में अमित शाह के लिए नहीं है जितनी बड़ी बाधा लखनऊ में। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने जिस पीडीए के सहारे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी थी, उस पीडीए के लिए अब चुनाव में बचता क्या है? और तब जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का फॉर्मूला यहां भी अपनाए जाने की पूरी संभावना है, जब उनके पीडीए के तार तार किए जाने के लिए तरह तरह के नए नए लुभावने और पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण से भरे हुए माहौल को देखने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। फिर बलिया से लेकर नोएडा तक और सहारनपुर से सोनभद्र तक फैले हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चाहिए क्या? कोलकाता से जो विपक्ष के साथ खड़ा था, वहां से बीजेपी ने अपना एजेंडा पूरा कर लिया। कोलकाता में ममता बनर्जी का किला ढहा दिया गया, लेकिन बीजेपी के अंदर गांधीनगर को अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करने के लिए गोरखपुर से जो चुनौती मिल रही थी, क्या उस गोरखपुर को भी, उस बिसात को भी जो गोरखपुर से बिछाई गई, लखनऊ में उस बिसात को रोक देने का वक्त, चुनावी जीत के साथ रोक देने का वक्त अब बीजेपी के पास करीब आ गया है। अब तक बात होती थी मंडल पॉलिटिक्स और कमंडल पॉलिटिक्स की। कमंडल पॉलिटिक्स को रोकने के लिए मंडल पॉलिटिक्स एक प्रभावी हथियार के रूप में सामने आती है। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने बिहार में वही किया था। 2024 में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ और पीडीए के सहारे यही किया था, और धीरे धीरे इसकी अब आंच राजस्थान तक पहुंचने लगी थी। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिखाई दी थी, और दक्षिण में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने भी लोकसभा में भले ही ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा में इसे बखूबी अंजाम दिया था। आज की परिस्थितियों में अखिलेश यादव के लिए चिंता की स्थितियां बढ़ गई है, और जब चिंता की स्थितियां 2027 में अखिलेश यादव के लिए बढ़ गई है, तब सवाल ये उठता है कि 2029 में आज जो इंडिया गठबंधन हम देख रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन के स्वरूप के सहारे अब 29 की चुनावी बिसात बहुत आसान रह गई है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि बड़े बड़े विपक्ष के क्षेत्रीय विकेट गिराए जा चुके हैं। स्टालिन का विकेट भी गिरा दिया गया, उसके पहले केसीआर का विकेट गिराया जा चुका है, नीतीश कुमार और लालू यादव का विकेट पहले ही गिराया जा चुका है, बहुजन समाज पार्टी के विकेट का महत्व पहले ही खत्म किया जा चुका है, ममता बनर्जी का विकेट भी अब गिरा ही दिया गया, और केरल में तो वहां की परंपरा के अनुरूप इस बार आखिरी कम्युनिस्ट किला भी गिरा दिया गया। लेकिन उस कम्युनिस्ट किले के गिरने का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां की जनता 5 साल पर बदलाव करती है। ये अलग बात है कि पिनराई विजयन को केरल की परंपरा के उलट जाकर 10 साल का समय दे दिया था, लेकिन भारत की परंपरा जो 1984 के बाद चल रही थी, उस परंपरा को उसे उलट जाकर लगातार तीसरा मौका जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को मिला, क्या उस तीसरे मौके को चौथे मौके में भुनाने के लिए जो बिसात बिछाई जानी थी, जो पॉलिटिकल टॉनिक की जरूरत थी, वो कोलकाता और चेन्नई से बड़ी मजबूती से दे दिया गया है। लिहाजा अब इस परिस्थिति में जब संस्थाएं सत्ता के कब्जे में हो, सिस्टम सत्ता के कब्जे में हो, गुजरात लॉबी देश के तमाम बड़े हिस्से में, कोलकाता से लेकर मुंबई तक और दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक, लखनऊ और पटना तक काबिज हो चुकी है, भोपाल पर पहले ही काबिज है, जयपुर पर पहले ही काबिज है, और उड़ीसा से लेकर आसाम तक पहले ही काबिज है, तो उस परिस्थितियों में 29 में मौजूदा इंडिया गठबंधन के स्वरूप के सामने विकल्प क्या बचता है? इस विकल्प के बारे में बहुत साफगोई से हम बात करें तो जनता ने सुनहरा मौका 2024 में दिया था। 24 के सुनहरे मौके को गंवाने का काम, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उसके साथ साथ 3 लोग और जिम्मेदार बताए जा रहे थे। आखिर नीतीश कुमार को खोने का काम किसने किया था? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और लालू यादव की तिकड़ी को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब ये तीनों विकेट एक एक कर ढहाए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज ओमान में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, जनादेश के दिन ओमान में बैठे हुए हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी को केरल के बाहर हासिल क्या हुआ?
और केरल में हासिल करके भी वो क्या कर लेंगे जब 2 बार से लोकसभा की तमाम सीटें उन्हीं के पाले में गिर रही थी। लिहाजा 29 के लिहाज से केरल की सत्ता का राहुल गांधी के लिए कोई महत्व हो, दिल्ली की सियासत के लिए महत्व हो, दिल्ली में बहुमत का नंबर पूरा करने के लिए कोई जरूरत हो, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो नंबर पहले से ही 19 और 24 में बिना सत्ता के केरल की जनता यूपीए को दे रही थी, यूडीएफ को दे रही थी। आज की स्थितियां यही है। अगर बहुत साफ गोई के साथ एक लाइन में कोई बात कहनी हो, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, इंडिया गठबंधन को, समूचे विपक्ष को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक वीपी सिंह की जरूरत है। जी हां, 87 से 89 वाले वीपी सिंह, 90 और 90 के बाद वाले वीपी सिंह नहीं, 87 से 89 वाले एक वीपी सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे इलेक्टोरल डिजाइन को सीधे सीधे चुनौती दे सके। अब चाहे उस वीपी सिंह को विपक्ष अपने सांचे के बीच से उभार कर लाए, या फिर एक वीपी सिंह जैसा कैरेक्टर किसी कुम्हार मित्र की चाक पर से मिट्टी का ही गढ़ के लाने का काम करे, लेकिन एक वीपी सिंह जैसे चेहरे की जरूरत 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को है। वरना आज की जो परिस्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही है, 2029 के चुनाव में विपक्ष का चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना इस सिस्टम के रहते, सत्ता और सिस्टम के घालमेल के चरम पर पहुंचने के दौर में सब कुछ सामने देखते हुए यदि ये कहा जाए कि जनता को हम इस मुगालते में रखें कि विपक्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन करके नरेंद्र मोदी की सत्ता उलट देगा, इसी इंडिया गठबंधन के लचर नेतृत्व के रहते हुए, जहां ना नेता का ठिकाना दिखाई दे रहा कि चेहरा कौन होगा, ना ही एजेंडा के मामले में क्लैरिटी है, और ना ही संसाधनों के मामले में और समीकरणों के मामले में कोई बहुत ज्यादा बड़ी जीत या बड़ी तोप हासिल करने की स्थिति में इंडिया गठबंधन पहुंचा हो, तो उस परिस्थिति में बिना एक दमदार चेहरे और बिना उसकी उपस्थिति के 2029 का लोकसभा चुनाव अब कोलकाता और चेन्नई की परिस्थितियों को देखते हुए साफ हो चला है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी को, उनके पीछे खड़ा हुआ क्रोनिक कैपिटलिज्म और उसके साथ साथ 5 किलो राशन की बुनियाद पर खड़ी की गई टेलर मेड मैंडेट की तरह टेलर मेड जनता, जिसमें दाता और पाता के बीच में विभाजित हो चुके समाज का एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो दाता का हो चाहे वो पाता का हो, दोनों ही परिस्थितियों में चुनावी हिंदुत्व के साथ आकर क्लब होता हुआ जो दिखाई दिया है, उस क्लब होती हुई जनता के बीच में विपक्ष यदि 14, 19 और 24 वाली परिस्थितियों में चुनाव लड़ता है, तो कम से कम जिन्हें उम्मीद हो उन्हें हो, व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह उम्मीद दिखाई नहीं देती। देखते हैं पश्चिम बंगाल के जनादेश को स्वीकार किया जाए या नहीं स्वीकार किया जाए, या पश्चिम बंगाल के जनादेश के आईने में यदि मौजूदा दौर में लोकतंत्र और सिस्टम के घालमेल पर चर्चा की को आगे विस्तारित रूप दिया जाए, ये आने वाले वक्त में परिस्थितियों और देश काल के हालात पर तय होगा कि होने क्या जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो जो हुआ है वो सब आपकी आंखों के सामने है कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता और दिल्ली में बैठा हुआ सिस्टम किसी भी राज्य में अपनी इच्छानुकूल सरकार और इच्छानुकूल विपक्ष का निर्माण किस प्रकार से करने में कामयाब होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।